which are used to control in the bodies. There are some conditions histamine is secreted in the body. That conditions are the in the strong vasodilatations. There is a secretion of the histamine in the body. Then on the smooth muscles of the lungs, it produces an effect of this histamine produces some important effects on the body. That effects are as listed right below. When the histamine is secreted in the body, that produces some important physiological actions. In that, it put on the uterus, it causes the constriction actions. The lacrimal and the nasal secretory glands are also stimulated. अब ये बात हम अक्सर देखते हैं लैक्रिमल सिक्रेशन की एलर्जिक कंडीशंस होती है ओके एलर्जिक कंडीशन यानी किसी को एलर्जी रहती है पानी से किसी को एलर्जी रहती है ठंडी हवा से किसी को एलर्जी रहती है मौसम के बदलने से तो ऐसे केसेस में उनको छींकें आना चालू हो जाती है स्नेजिंग और साथ में नेजल सिक्रेशन बहता है नाक में से पानी बहता है ये नॉर्मल रहता है यानी किसी को अगर जो इसका प्रॉब्लम है तो ये अक्सर होते रहता है इट इज नॉर्मल फॉर दैट पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स तो ये होता क्यों है ये ओनली बिकॉज ऑफ दिस हिस्टामाइन उसके बॉडी में हिस्टामाइन हुआ तैयार हुआ कि ये सारी चीजें होना चालू हो जाती तो इसी को बोलते हैं लैक्रिमल एंड नेजल सिक्रेटरी ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड नेजल जो सिक्रेशन करने वाली ग्लैंड रहती है वो स्टिमुलेट हो जाती है उसकी वजह से सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है अभी यूटेरस कॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन शो करता है यूटेरस कहाँ पे रहता है यूरिनरी ट्रैक ओके यूरिनरी सिस्टम्स के अंदर यूटेरस होता है it has a stimulatory action on the certain excretory glands causing an increase in the secretion of acid in the stomach ओके एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है एसिड का सिक्रेशन क्या करते हैं बढ़ा देते हैं then histamine is secreted in the body at that time और जो स्मूथ मसल्स है लंग्स के इट प्रोड्यूसेस द ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शंस एट द सेम टाइम एलर्जिक कंडीशंस के अंदर होता है किसी को अचानक खांसी आ जाती है ओके किसी को ठसका होता है किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है जनरली अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है तो इसका भी जो रिलेशन है वो भी किसके साथ है इसका रिलेशन भी हिस्टामाइन सिक्रेशन के साथ है तो ये हिस्टामाइन सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या देना पड़ेगा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देना पड़ेगा जो कि हमारा टॉपिक का नाम है नेक्स्ट कंडीशन है उसके अंदर की वासोडायलेशन डायलेशन यानी फैलना of capillary and increase in the permeability of thus resulting in the accumulation of fluid in the body causing the edema सूजन आ जाना बॉडी के अंदर ये भी रिस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से हिस्टामाइन के प्रोडक्शन की वजह से ये भी पॉसिबल है तो अब इसको भी कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देता है तो एंटी हिस्टामाइन समझ में ड्रग की जरूरत क्या है क्यों एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स हमको लेना पड़ता है तो हमारा जो टॉपिक है का नाम है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स 2.2 चालू है हमारा 2.1.1 हमने देखा है टॉपिक का नाम था एंटीपायरेटिक
उसके बाद हमने 2.1.2 देखा है, उसका नाम था एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अभी हम 2.2 देख रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ऑफ हिस्टामाइन एक्शन। हिस्टामाइन एक्चुअल में इसका केमिकल नेम है, हिस्टामाइन के अंदर जो इमिडाजोल रिंग रहती है, दैट इज 2-इमिडाजोलिल इथेनअमाइन। इथेनअमाइन, it is a tissue amines and is obtained by the decarboxylation of amino acid histidine, and the histamine is widely distributed in the nature and is mainly present in the organs and tissue of the body. तो जो हिस्टामाइन का जो स्ट्रक्चर है हमने देखा है, हिस्टामाइन का तैयार कैसा होता है। उसके बाद जो है इसके हम फिजियोलॉजिकल एक्शन भी देखें कि जो है हिस्टामाइन एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स लेना पड़ेगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशंस यहाँ पे दी वाली थी। इन those physiological conditions we can take the antihistaminic drugs. Then definition की तो definition क्या बताती है? जनरल इंट्रोडक्शन था। जनरल इंट्रोडक्शन से आपको आइडिया आ गया होगा कि हिस्टामाइन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है या कहाँ कहाँ उसका सिक्रेशन होता है, और वो कंडीशन के अंदर हम जो है एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स हम लेते हैं। जनरली हैबिचुअल है, बहुत सारे लोग एलर्जिक कंडीशंस के अंदर भी हिस्टामाइन को एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स को लेते हैं। सिट्रिजिन जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग्स है, उसके अंदर और बहुत सारे जनरेशंस आ चुकी है, हायर जनरेशन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन। ओके, अभी लिवोसिट्रिजिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं, जो कि ये हिस्टामाइन की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो प्रॉब्लम को कम करने का काम करती है। तो एंटीहिस्टामाइनिक्स आर द सब्सटेंसेस capable of diminishing or nullifying with high specific with high, इसका जो क्या हो गया, डेफिनेशन का पार्ट हो गया। क्या बोला है डेफिनेशन में? एक सब्सटेंस है जो डिमिनिश करता है या फिर नलीफाई करता है। स्पेसिफिक सेवरल ऑफ द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द हिस्टामाइन। हिस्टामाइन के जो मैंने आपको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बताया है, उसकी लिस्ट बताया है। ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हिस्टामाइन बॉडी के अंदर क्रिएट करता है, तो वो इफेक्ट को एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग डिमिनिश करता है या फिर नलीफाई करता है, and which they do so by mechanism other than the production of the pharmacological responses opposite to those produced by the histamine. जो histamine बॉडी के अंदर वो ये नलीफाई करेगा या फिर पूरे तरह से कैंसल आउट कर देगा। So antihistamine agent do not achieve cure of allergy. अब एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग जो है कंप्लीटली उसको एलर्जिक कंडीशन को कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता? क्यों तो एंटीहिस्टामाइनिक ड्रग का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो कितना रहेगा? कुछ आवर्स में रहेगा। कुछ आवर्स के बाद में क्या हो जाएगा, फिर उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हिस्टामाइन सिक्रेशन चालू हो जाएगा बॉडी के अंदर। सो इस वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि एंटीहिस्टामाइन एजेंट डू नॉट अचीव क्योर ऑफ द एलर्जी फ्रॉम विच पेशेंट इज सफरिंग, but they do alleviate symptoms and make the allergy bearable, and the block of action of the histamine for 2 to 12 hours, after which is readminister of the drug is required. Readminister means the dose का जो टाइमिंग है, BD, TD, ओके, OD, तो वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन देखकर पेशेंट की इस तरह से उसका डोज भी दिया जाता है।
अगर जो हिस्टामाइन सिक्रेशन और 12 घंटे के बाद होने वाला होगा तो वो ड्रग को क्या बीडी में दे दिया जाता है ताकि उसका जो सिक्रेशन ऑफ हिस्टामाइन है, प्रोडक्शन ऑफ हिस्टामाइन है, उसको हम ब्लॉक कर सकें. When the antihistaminic agents combine with the receptor substances, no appreciable effect is produced, and but the subsequent introduction of the histamine does not give rise to allergic symptoms, and since the receptor site has already combined with the antihistamine drugs and no longer available for combination of the histamines. अब इसके अंदर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स. डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड. ये ड्रग आपको जनरली कफ साइरप में दिखेगा. ये कंटेंट आपको जनरली एंटी कोल्ड ड्रग्स में दिखेगा. ओके, बेनाड्रिल साइरप में दिखेगा, इथेनोलामाइन साइरप में दिखेगा. तो ये जो है डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो भी आप कफ साइरप लेते हैं उसके जो कंपोजिशन है उसको आप चेक करिए. कंपोजिशन में आपको डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड मिल सकता है. ओके, सो इट इज इथेनोलोअमाइन डेरिवेटिव्स. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, स्ट्रक्चर आप प्रैक्टिस करिए. ओके, दो उसके अंदर एरोमेटिक रिंग्स है. There are the two aromatic rings are there attached on the same carbon atom. Okay, having the two functional group. Having the two functional group. One is the ether functional group, another is the nitrogen amine group. So oily lipid soluble free base has bitter taste, and it is hydrochloride salt is stable white crystalline powder. So an alcohol. It is used conditions and to lessen the extent and antispasmodic actions. It is used in the treatment of urticaria, hay fever, bronchial asthma. सारे एलर्जिक कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है. कफ में भी यूज किया जाता है. कफ मिक्सचर के अंदर भी इसको ऐड करते हैं. इसका साइड इफेक्ट क्या है ये ड्रग का? इसका साइड इफेक्ट है ड्रोजिन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, हेडेक, ब्लड विजन्स. ये सारे इसके साइड इफेक्ट है. ओवरडोज प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकते हैं. नेक्स्ट मोस्ट important drug of this antihistaminic category is the cetirizine. Piperazine इसके अंदर होता है. Cetirizine is the most common drugs. मैंने तो बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में इसको देखा है. हर घर में ड्रग होता है. जब भी एलर्जिक कंडीशन रहेगी, जब भी खांसी रहेगी, छींक जुकाम रहेगा, उस टाइम में डॉक्टर सिट्रीजिन को लिखते ही लिखते हैं. अभी जो कोविड-19 कंडीशंस में डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे थे वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी एंटीहिस्टामिनिक ड्रग था. मैंने खुद देखा है. बहुत सारे पेशेंट्स के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग था, रूटीन ड्रग था. और इसको WHO ने रिकमेंड भी किया था कि ये ड्रग को, तो कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी ड्रग्स के रिगार्डिंग, वो गाइडलाइन के अंदर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स में सिट्रीजिन भी था. लोअर इसमें, इसके हायर भी हो सकता था, हायर भी है इसके अंदर बहुत सारे. लिगोसिट्रीजिन इसका जो हायर मॉलिक्यूल है, हायर जनरेशन है. तो साल्ब्यूटामोल साल्ब्यूटामोल के साथ सिट्रीजिन ड्रग्स पेशेंट को दिया जाता था. इवन दो when I was in the college, I think 4-5 months before, and I am suffering from some of the anti-allergic condition, not to COVID, anti-allergic condition. At that time, I visited one of the doctor of the Murud. That doctor also prescribed the same cetirizines, higher molecule, levocetirizines, with salbutamol and the drugs.
So it is most commonly using drugs on the prescriptions in the condition of the allergic, cold, fever, cough. So it is belong to the piperazine class of the compounds, and use cetirizine hydrochloride is as a long-acting antihistaminic agent in general allergic conditions. Does not cause the sedation. इससे नींद नहीं आती. The side effects are the mild drowsiness and the dryness of the mouth. साइड इफेक्ट क्या हो सकता है इसका? ड्रोजिनस. एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की खासियत क्या है? ये सम कंडीशन में नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का भी काम करते हैं. थोड़े बहुत कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिससे थोड़ी बहुत नींद भी आ सकती है, सिडेशन हो सकता है. लेकिन ये ड्रग से सिडेशन नहीं है, ड्रोजिनस आ सकती है. सिंथेसिस कैसा करेंगे इसका? 4 क्लोरो 4 क्लोरो benzyl chloride is a reactant and N-carboxypiperazine as a reactant. Initial reactant reacted in presence of the base Na2CO3 with base. Okay, then the intermediate formation, which are further react with the SCl and decarboxylation reactions takes place, and further reacted with the methyl 2 acetate in presence of the again the weak base, that is sodium bicarbonate, gives the final product called as the cetirizine. Cetirizine is the bulky molecules having the two aromatic benzene ring structure on the terminal CH groups, along with the ring containing the two nitrogen atoms, ether groups, and carboxyl group is attached with this particular molecule. So it is a bulky molecules. 4-chlorobenzyl chloride is contains with the N-carboxypiperazine in alkaline medium. The product is hydrolyzed and decarboxylated. Then it is contains with the methyl 2-chloroethoxyacetate in alkaline medium, and the product is finally hydrolyzed to get the cetirizine. Next molecule is the chlorpheniramine maleate. This is also one of the most common using drugs day-to-day life in the allergic conditions. So chlorpheniramine maleate is a white crystalline substance which is soluble in the water 30% and 10% alcohol. Its potency is increased 10 folds by the chlorinations at the para positions. It is optically active at dextroisomers having the S configurations. Next is the pantoprazole. Pantoprazole is also one of the important drugs. Pantoprazole commonly used ये ड्रग्स जो है जनरली निहार पेट दिया जाता है खाना खाने से पहले. इट इज अ कैटेगरी ऑफ बेंजिमिडाजोल, और ये जो है जनरली दिया जाता है एसिडिटी कंडीशंस के अंदर, जिसके अंदर ड्रग्स की वजह से स्टमक को अल्सरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टमक के अंदर इरिटेशन हो सकता है. ऐसे केसेस में ये ड्रग्स दिया जाता है पेंटाप्रोजोल. So it is an anti-secretory agent used in the case of severe secretory disorders of the peptic acid. It is used treatment of duodenal और पेप्टिक अल्सर. स्टमक के इनर लाइनिंग जो होते हैं उसके अंदर जो है एसिड का इफेक्ट होना चालू हो जाता है, कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन ऑफ द एसिड हुआ तो उससे वैसे अल्सरेशन होने का प्रॉब्लम होता है एसिडिटी के केसेस में. तो ऐसे केसेस के अंदर ये मोस्ट कॉमन ड्रग है जो कि पेशेंट के अंदर दिया जाता है. अभी जो स्टमक के अंदर जो एसिड सीक्रेट होता है वो HCl होता है. ओके,
निहार पेट रहने की वजह से या कुछ डिसऑर्डर होने की वजह से पेप्टिक एसिड का सिक्रेशन, पेप्टिक एसिड का डिसऑर्डर होने की वजह से एचसीएल का सिक्रेशन स्टमक के अंदर बढ़ जाता है। अब ये सिक्रेशन होने की वजह से ये एसिड क्या होता है, इट इज एसिडिक इन कंडीशंस। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बढ़ चुकी है भी वर्ड यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, स्टमक के अंदर इरिटेशन क्रिएट करता है। अब इरिटेशन क्यों होता है, तो स्टमक के अंदर जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है स्टमक के एसिड, यानी वो जो लेयर है, लेयर और एसिड, स्किन के अंदर की जो लेयर है स्टमक की, उसके बीच में एक वैक्सी मटेरियल होता है। इस एज के हिसाब से या फिर कोई और रीजन की वजह से वो वैक्सी लेयर जो है खत्म हो जाती है धीरे 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 धीरे। जो वैक्सी लेयर अगर जो खत्म हो गई तो डायरेक्ट कांटेक्ट एसिड का स्किन के साथ आ जाता है। वैक्सी लेयर प्रोटेक्ट करती है स्किन को। कांटेक्ट आने की वजह से भी इरिटेशन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। उस वजह से हमको जलन जैसा महसूस होता है, कुछ आग लगे सब पेट के अंदर महसूस होता है। तो ऐसे केसेस में निहार पेट यानी खाना खाने से पहले जनरली ये जो ड्रग है पेंटाप्रोजोल दिया जाता है। उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद भी सारी तो ये जो कवर किसको करता है, फिर ये डिओडेनल और पेप्टिक अल्सर अल्सर को कवर करने का काम करता है। इसके साइड इफेक्ट है नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया। तो ये टॉपिक के अंदर इतना ही था। तो हमारे आज यूनिट 2 के